हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक में से। और इस टॉपिक का नाम है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। अब पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कॉन्टिंजेंट एंड द सेकंड वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब है, देखिए, कॉन्टिंजेंट एब्सोल्यूट का अपोजिट वर्ड है। एब्सोल्यूट मतलब जिसके लेकर हम पूरी तरीके से श्योर हैं, 100%। जिस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है उसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर मैं आपको 1 महीने के बाद 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, दैट इज एब्सोल्यूट, क्योंकि मैं उसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगा रहा। लेकिन अगर एक बैंक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे रहा है और उस इंडस्ट्रियलिस्ट की गारंटी मैं दे रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 5,000 करोड़ का लोन दे रहा है, तो बैंक बन गया क्रेडिटर, जिसको लोन मिल रहा है वो बन गया प्रिंसिपल डेटर, और मैंने अगर उस लोन की गारंटी दी तो मैं बन गया श्योरिटी। अब मैंने बैंक को यह प्रॉमिस किया है कि अगर उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो उस लोन की रीपेमेंट मैं कर दूंगा। तो यहां मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की परफॉर्मेंस की जो लायबिलिटी है, दैट मीन्स कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा या परफॉर्म नहीं करूंगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया है वो उसका रीपेमेंट करता है या उसका रीपेमेंट नहीं करता। तो मेरी लायबिलिटी तब अराइज होगी जब जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो पेमेंट नहीं करता तो मेरी लायबिलिटी अराइज होगी। इसलिए जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एलिमेंट होता है। एक और एग्जांपल लेके मैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म के सेट का इंश्योरेंस करवाया है इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी ने फिल्म प्रोड्यूसर को यह कहा कि अगर फिल्म के सेट पे आग लग गई तो क्लेम कौन देगा, तो क्लेम देगी कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अगर फिल्म के सेट पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी अराइज होगी? द आंसर इज नो। द रीजन इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब वो इवेंट हैपन हो जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अदरवाइज उस कंपनी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है सेक्शन 31 में? ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, राइट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यहां कोलैटरल का मतलब किससे होता है? यहां कोलैटरल का मतलब है सेकेंडरी। कोलैटरल मींस सेकेंडरी। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। इसका यह मीनिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन गया है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी बाद में किसके ऊपर, उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट इज सबसिस्टिंग, लेकिन परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उस इवेंट के होने या ना होने पर। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की गारंटी मैंने दी है तो मेरा बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, लेकिन परफॉर्मेंस अब डिपेंड करती है कि जिसको लोन मिला है वो डिफॉल्ट करता है या वो डिफॉल्ट नहीं करता। अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36। इन सारे सेक्शंस में रूल्स हैं कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सिएबल हो सकता है और कब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता। और इसी को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, तो वो कंफ्यूजन मैं आपका आज यहां क्लियर कर दूंगा। देखिए जरा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, राइट। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं इस लाइन को,
एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। तो सबसे पहले जो हम यहां क्राइटेरिया लेंगे सेक्शन 32 वो हैपनिंग की बात कर रहा है, सेक्शन 33 नॉन हैपनिंग की बात कर रहा है। हैपनिंग नॉन हैपनिंग, इस हैपनिंग नॉन हैपनिंग को समझते हैं। नाउ एक ट्रेडर है और वो ट्रेडर बैंक से लोन डिमांड कर रहा है। ट्रेडर ने लोन डिमांड किया एक बैंक से, लेकिन बैंक को ट्रेडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रेडर बोलता है बैंक को कि मैं लोन के बदले में आपको सिक्योरिटी दे सकता हूं, मैं अपना स्टॉक आपके पास गिरवी रख सकता हूं इस लोन के बदले में। तो बैंक ने कहा कि तुम्हारा स्टॉक कहां है? तो ट्रेडर बोलता है कि जो स्टॉक मैंने मंगवाया है वो इंडिया में मैंने इंपोर्ट करवाया है और वो भी शिप में है, रास्ते में है मेरा स्टॉक, और जैसे ही वो स्टॉक मुझे रिसीव होगा, जब वो इंडिया आ जाएगा तो मैं आपके पास उसे कोलैटरल रख दूंगा। तो बैंक ने उस ट्रेडर को कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू गिव यू लोन, जो आपने डिमांड किया है वो हम देने के लिए तैयार है, हम उसके लिए रेडी है, बट वी आर इम्पोजिंग वन कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जिस शिप में तुम्हारे गुड्स आ रहे हैं, राइट। तो यहां जो बैंक ने कंडीशन लगाई है वो कंडीशन ये है कि जिस शिप में वो गुड्स आ रहे हैं, अगर उस शिप का सेफ अराइवल हो गया, अगर उस शिप का सेफ अराइवल हो गया तो बैंक लोन ग्रांट कर देगा। सो यहां बैंक की कंडीशन क्या है? शिप का सेफ अराइवल। तो यहां शिप का आना एक पॉजिटिव इवेंट है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, इसे हम बोलेंगे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। शिप कब तक आ जाएगा ये बैंक ने क्लियर नहीं किया है, बस बैंक ने ये कहा है कि अगर उस शिप का सेफ अराइवल हो गया, तो ये जो सेफ अराइवल है शिप का, दिस इज ए इवेंट, और तब बैंक लोन ग्रांट करेगा, अदरवाइज बैंक लोन ग्रांट नहीं करेगा। तो इवेंट क्या है यहां पे? यहां जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है वो इवेंट है उस शिप का सेफ अराइवल होना या ना होना। अगर वो शिप रास्ते में डूब गया, अगर वो शिप सक्सेसफुली नहीं आ पाया, तो इस ट्रेडर को बैंक लोन ग्रांट नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल को हमने इंक्लूड किया इवेंट हैपनिंग के एग्जाम्पल में। अब ये जो ट्रेडर है, ये सेम ट्रेडर अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है कि मेरी एक शिप आने वाली है, अगर उस शिप का सेफ अराइवल नहीं हुआ पोर्ट तक, इंडिया में जो पोर्ट है जहां पे ये शिप आएगी, अगर सेफ अराइवल नहीं हुआ तो क्या मुझे कोई रिलीफ मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, आप हमसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, और अगर आपकी शिप रास्ते में कहीं डूब गई तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम दे देंगे। तो बैंक ने लोन देने का क्राइटेरिया रखा है शिप का सेफ अराइवल, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने लोन का क्राइटेरिया क्या रखा है कि वो शिप वापस ना आए। तो यहां नॉन हैपनिंग है, अगर शिप वापस नहीं आई तो इंश्योरेंस कंपनी उस ट्रेडर को इंश्योरेंस क्लेम ग्रांट कर देगी। इस केस में तो इस ट्रेडर का दोनों सिचुएशंस में ही लॉस नहीं है, लेकिन मान लीजिए दो अलग अलग लोग हैं, तो दो अलग अलग अगर लोग हैं तो दो अलग अलग इवेंट है। बैंक वाले चाहते हैं कि शिप अराइवल हो, क्योंकि अगर अराइवल होगा तो लोन ग्रांट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर शिप का सेफ अराइवल नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ग्रांट कर देगी, लेकिन अगर सेफ अराइवल हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ग्रांट नहीं करेगी। तो इसे हमने किसमें इंक्लूड किया? इवेंट की हैपनिंग पे या इवेंट की नॉन हैपनिंग पे। दूसरा जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट दैट इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। तो अब फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन वाले पॉइंट को यहां डिस्कस करते हैं। सो फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन में इस बार बोरोवर
बोरोवर का यहां नाम है मिस्टर अमर। इस बार बोरोवर ने लेंडर से लोन डिमांड किया, लेंडर से लोन डिमांड किया। लेंडर है यहां कौन? यहां लेंडर है मिस्टर प्रेम। सो लोन डिमांड किया बोरोवर ने, किससे? लेंडर से। अब लेंडर ने यहां एक कंडीशन रखी है, और कंडीशन ये रखी है कि इफ मिस एक्स, अगर मिस एक्स ने मिस्टर अमर से इन फ्यूचर शादी कर ली, राइट, मैरिज हो गई, अगर शादी कर ली तो वो लोन ग्रांट कर देगा उसे 1 करोड़ रुपए का। तो वो 1 करोड़ का उसे लोन दे देगा, प्रोवाइडेड दैट मिस एक्स उससे शादी कर ले। और अगर शादी नहीं की तो वो लोन ग्रांट नहीं करेगा। तो यहां लोन मिलना या ना मिलना किस पे डिपेंड करता है? यहां लोन मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। वो लिविंग पर्सन यहां कौन है? वो लिविंग पर्सन यहां पे है मिस एक्स। तो इनके फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। अगर शादी कर ली इन्होंने मिस्टर अमर के साथ तो इन्हें मिस्टर अमर को लोन मिल जाएगा, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ मिस एक्स। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन पे भी बन सकता है। इसके अलावा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन ए फिक्स टाइम पे भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सो नाउ सेक्शन 35 विच सेज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन ए फिक्स टाइम। यहां हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के साथ फिक्स टाइम लगा दिया है। फिक्स टाइम किस तरीके से लगाया है ये देखिए। यहां मैं वापस बैंक वाला एग्जाम्पल एंड इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूं। इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल मैं यहां लेता हूं। अगर बैंक कह रहा है कि अगर शिप वापस आ गया, अगर वो शिप वापस आ गया विद इन 1 ईयर, ये बैंक ने कहा। सो बैंक का कहना है कि अगर शिप 1 साल में वापस आ गया तो लोन ग्रांट करेंगे, अदरवाइज लोन ग्रांट नहीं होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है सर कि अगर वो शिप वापस तो आता है, लेकिन अगर वो शिप 1 साल के बाद में आता है तो बैंक लोन ग्रांट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ने यहां हैपनिंग के साथ क्या लगा दिया? यहां बैंक ने हैपनिंग के साथ टाइम ऐड कर दिया। हैपनिंग प्लस टाइम बैंक ने ऐड कर दिया। उसी तरीके से अगर इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहा कि इफ दैट शिप विल नॉट रिटर्न, और साथ ही साथ टाइम लगा दिया, कितना टाइम लगा दिया? 1 साल का, और ये कहा अगर 1 साल में वापस नहीं आई वो शिप तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं कि अगर वो शिप 3 महीने बाद ही पानी में डूब गया तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो शिप 3 महीने में ही डूब गया तो 1 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, 3 महीने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा क्लेम किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब उस शिप का आना इम्पॉसिबल हो गया है। 1 साल तक अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और शिप 1 साल में नहीं आया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा क्लेम किया जा सकता है। रिमेंबर, यहां क्या कंडीशन है? नॉन हैपनिंग प्लस टाइम। यहां क्या था? यहां हैपनिंग था लेकिन साथ में टाइम नहीं था। लेकिन सेक्शन 35 में नॉन हैपनिंग प्लस टाइम है। आई होप ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब सेक्शन 36 जो कहता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स पे
नहीं बन सकता और इसलिए इन्हें वॉइड कहते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। जैसे कि अगर मिस्टर एक्स ये प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर वाई को कि वो उसे 1 करोड़ का लोन दे देगा अगर मिस जेड उससे शादी कर ले। किससे शादी कर ले? मिस्टर वाई से शादी कर ले। लेकिन दोनों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि मिस जेड की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो दिस इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। आसमान से तारे तोड़ के जमीन पे ले आना ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसके ऊपर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दो पैरेलल लाइंस को मैच करना भी इम्पॉसिबल इवेंट है, इस पे भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। देखिए, चाहे वो इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को पता हो, चाहे वो इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को पता ना हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट्स पे बनने वाले कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कहा गया है। सो वेल, आई रियली होप कि मैं आपको ये प्रोविजन अच्छे से समझा पाया हूं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।